दोस्तों अगर कैट में आप 99% टारगेट कर रहे हो तो एल्जिब्रा के बिना वो मिशन पॉसिबल नहीं होगा। दो रीजन है उसके, क्योंकि एल्जिब्रा का वेटेज कैट में अच्छा खासा है क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन में, और एल्जिब्रा के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 30-40 सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं एरिथमेटिक या ज्योमेट्री या दूसरे कोई एरिया के क्वेश्चन लेता हूं तो क्वेश्चन के अंदर मुझे काफी कैलकुलेशन करने हो सकते हैं, लेकिन एल्जिब्रा के अंदर आपको ऐसे काफी सारे क्वेश्चन कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल जाएंगे, जिसमें अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो शायद 20-30 सेकंड्स में भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम एल्जिब्रा के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे जो मैंने स्क्रीन पे दिखाए हैं, और उसके साथ में हम कुछ 14 से 15 अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और उसके अलग अलग टेक्निक्स में आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। Yeah, so let's quickly understand different varieties of algebra question that are being asked in CAT exam. तो कुछ 6-7 वैरायटी मैंने आइडेंटिफाई करी है। तो फर्स्ट वैरायटी इज दी लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको सिंपल सोल्यूशन निकालने होते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकालने होते हैं। और दूसरा एक वैरायटी आता है जिसमें आपको वेरिएबल को रीअरेंज करना होता है। सो वी विल लुक एट सम एग्जांपल्स, विल टेक अप सम PYQs where we will apply this particular concept. Then the second variety is word based problem. काफी बार आपको worded problem दिए जाते हैं जो कि अल्टीमेटली एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वो लीनियर इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, तो हम ऐसी वैरायटी को भी देखेंगे। फिर उसके अलावा लीनियर इनइक्वालिटी के आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, तो काफी फ्रिक्वेंटली लीनियर इनइक्वालिटी आती है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 साल के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन हर एक पेपर में लीनियर इनइक्वालिटी का दिखेगा, तो वो भी हमने अच्छे खासे लिए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। मॉड्यूलस के क्वेश्चन भी काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं। फॉर सम रीजन आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि कितने फ्रिक्वेंटली मॉड्यूलस के क्वेश्चन आते हैं। कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिसमें 2 मॉड्यूलस के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मॉड्यूलस के क्वेश्चन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: लीनियर मॉड्यूलस, क्वाड्रेटिक मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। सो हम इसके हर एक के इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, PYQs देखेंगे। फिर पोलिनोमियल एंड रूट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो इट मे बी बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको रूट्स फाइंड करने हैं या रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट यूज करना है। इट मे बी बेस्ड ऑन क्यूबिक पोलिनोमियल और क्यूबिक इक्वेशन ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बता दूंगा। अगर आप ये ग्राफ करके जाते हो तो आपको काफी फायदा होगा। एंड दूसरे एल्जेब्रिक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो काफी नंबर्स एरिया के भी हो सकते हैं, कि जैसे कोई क्वेश्चन है आपको नंबर्स सिस्टम का लगेगा, लेकिन उसमें एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज करना है, तो हम ये वैरायटी को भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, और सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये एक पार्ट समझ लो, रूट्स एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में खास करके। तो आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम लेते हैं ax² + bx + c = 0। तो इसको अगर मैं a से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा x² + b/ax + c/a = 0। और इसको अगर मैं इससे कंपेयर कर दूं, जो मैंने बिल्ड किया है रूट से, रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो आप कह सकते हो कि x - α × x - बीटा विल बी द इक्वेशन, और उसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो हमें ये फॉर्म मिल जाता है। तो इससे आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट मिल जाता है, जो आई एम श्योर आप सबको याद होगा कि सम ऑफ द रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -b/a, प्रोडक्ट इज c/a एंड सो फोर्थ। तो सिमिलरली अगर क्यूबिक में अगर आप देखते हो तो आपका जो सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है -b/a। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स देखते हो तो वो होता है -d/a। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, बीच वाला आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। अगर आप चाहो तो फोर्थ ऑर्डर पोलिनोमियल के लिए भी ऐसे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट को देख सकते हो, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। इसके अलावा आपको क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे जल्दी से निकाले, तो उसके बारे में मैं बता देता हूं कि जैसा अभी मैंने बताया कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन इज नथिंग बट -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज नथिंग बट d/a। तो अगर मुझे एक क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है तो इसमें मैं कह सकता हूं कि a मेरा 1 है, b मेरा -5 है, c मेरा 8 है, d -4 है। तो यहाँ पे अगर इसके रूट्स हम अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट विल बी -5 बाई a विच इज 1, सो ये आ जाएगा 5। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो -4 डिवाइड बाई 1, तो ये आ जाएगा 4। तो अगर मुझे ये चीज पता है तो ज्यादातर केस में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर एक केस में, लेकिन जो कैट में आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो आपका काम चल जाएगा। तो आप सीधे सीधे रूट्स के वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि कौन से 3 नंबर है जिसका प्रोडक्ट आपका 4 हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी 2 × 2 × 1।
सिमिलरली उसका समेशन भी आपका देखो 2 × 2 + 2 + 1 आपका ये हो रहा है, तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करके आप सीधे रूट्स निकाल सकते हो, आपको वो सारा फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। सो आई रियली होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ग्राफ्स की। तो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है, जैसे अगर 2x² माइनस एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया जाता है 2x² - x - 15, तो इसका ग्राफ क्या आएगा? तो मैं इसको एक इक्वेशन समझ के पहले तो x की वैल्यू निकाल दूंगा, रूट्स निकाल दूंगा। तो यहाँ पे आप काफी आसानी से देख सकते हो -15 × 2 = -30, तो आप उसको स्प्लिट करोगे -6 + 5, और जैसे ही आपने स्प्लिट किया इसको -a से डिवाइड कर दो तो आपको सीधे सीधे रूट्स मिल जाते। अगर आपको रूट्स फाइंड करने का ये मेथड नहीं पता था तो इसको वापस देख सकते हो। आप मेरे और भी क्वाड्रेटिक के वीडियो देख सकते हो लक्ष्य बैच के, जिसमें मैंने ये डिटेल में समझाया है। तो आपके रूट्स आ जाएंगे 3 and -2.5। तो मैं यहाँ पे ये रूट्स को रख देता हूँ, सपोज यहाँ पे है ये -2.5, यहाँ पे है ये 3। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो डेफिनेटली इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, अपवर्ड मूविंग ग्राफ होगा, क्योंकि आपका ए पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका अपवर्ड मूविंग होता है, अगर ये नेगेटिव होता तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड मूविंग आता। तो ये मेरा ग्राफ है। अब मेरा सवाल क्या है यहाँ पे? तो मुझे कहा है फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज p ऑफ x इज लेस देन 0। तो गाइज आपका ग्राफ कहाँ पे नेगेटिव जा रहा है? तो कैन आई से बिटवीन -2.5 and 3 it is less than 0. So I can say the values between this one -2.5 and 3 will be my solutions of this inequality. तो कौन से वैल्यू हम ले सकते हैं? -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0, 1 and 2 बिटवीन दिस हम ले सकते हैं। तो ये टोटल कितने वैल्यूज हो गए आप चेक कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से आप ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये ग्राफ पता है तो, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरा पोलिनोमियल कुछ ऐसा है, अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो x की 4 पावर आएगी, तो इसको आप 4th ऑर्डर पोलिनोमियल भी कह सकते हो। यस ठीक है। तो अब यहां पे इसका ग्राफ पहले तो क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि कितने इंटीग्रल वैल्यू इसको सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि अगर आपने ग्राफ बना दिया आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो यहां पे इसका ग्राफ मैं सीधे सीधे निकाल सकता हूं, इसके रूट्स क्या होंगे? तो कौन सी x की वैल्यू के लिए p ऑफ x 0 हो रहा है? तो -2, 3, 7 and 10, ये सब x की अलग अलग वैल्यू के लिए p ऑफ x 0 हो रहा है, तो ये हो गए आपके रूट्स। तो हम यहाँ पे जल्दी से इसको रख देते हैं, -2, 3, 7 एंड से दिस इज 10। मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिख देता हूँ, या दिस इज 3, दिस इज 7 एंड दिस इज 10, राइट? ओके, अब इसका ग्राफ क्या होगा? तो मैं देख सकता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 लेता हूं तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, मतलब मेरा ग्राफ पॉजिटिव रीजन से आएगा, 10 पे कट करेगा, फिर 7 पे कट करके ऊपर जाएगा, साइन चेंज करेगा, 3 पे कट करके साइन चेंज करेगा, फिर ऐसा आएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर पोलिनोमियल। अब मुझे क्या कहा है कि p ऑफ x कब लेस देन 0 हो रहा है? तो कैन आई से p ऑफ x इज बिकमिंग लेस देन 0 फॉर दिस वैल्यूज, दैट इज -1, 0, 1 एंड 2, ये वैल्यूज के लिए 0 लेस देन 0 हो रहा है, एंड बिटवीन 7 एंड 10 वो 0 हो रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज कही है, इसलिए मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ। अगर आपको इंटीग्रल वर्ड यूज ना किया होता तो आप सोल्यूशन लिखते इसका x बिटवीन 3 एंड -2 एंड x बिटवीन 10 एंड 7। पर चूंकि आपको यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज कही है तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में टीटा क्वेश्चन हो सकते हैं और आपको एक नंबर इंटर करना होगा कि भाई कितने x के वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 8 और 9 आ सकता है, तो टोटल कितने वैल्यूज हो गए हमारे वो हम काउंट कर सकते हैं। सो आई रियली होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस ग्राफ, ठीक है। अब एक और मैं आपको हायर ऑर्डर पोलिनोमियल का ग्राफ देता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये आपका 10th ऑर्डर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो x की 10 पावर आएगी बाय द वे, ठीक है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सीधा इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब यहाँ पे एक रूल आपको ध्यान में रखना है, ये ग्राफ आपका रूट पे साइन तभी चेंज करेगा जब वो रूट का फैक्टर जो है ना उसकी पावर ऑड है। जैसे ये इसमें अगर आप देखोगे हर एक फैक्टर की पावर ऑड थी, इसलिए हर एक रूट पे वो साइन चेंज करता था। जबकि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ रूट्स क्या है मेरे, -2, 3, 7 एंड 10 ही है, लेकिन यहाँ पे 10 वाला जो फैक्टर है, रूट 10 जहां से आया वो जो फैक्टर है उसकी पावर इवन है, मतलब 10 पे साइन चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली 3 वाला जो फैक्टर है x - 3, उसकी पावर भी इवन है तो 3 पे भी साइन चेंज नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आप, 3, 7 एंड 10। ऑफकोर्स 10 से बड़ी वैल्यू के लिए तो ये पॉजिटिव होगा, फिर 10 पे आएगा साइन चेंज नहीं करेगा, उसी जोन में रहेगा, फिर 7 पे साइन चेंज करेगा नीचे जाएगा, फिर 3 पे साइन चेंज नहीं करेगा और -2 पे साइन चेंज करके वापस वो ऊपर चला जाएगा। सो आई रियली होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस ग्राफ। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्राफ्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्राफ, ये आपको समझना होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू के लिए ये आपका ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है, तो वापस हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटवीन -2 and 3 इट इज नेगेटिव, एंड बिटवीन 3 and 7 it is negative. So we can quickly calculate or count the integral values of x in this particular zone. तो कौन से वैल्यूज आ जाएंगे, -1, फिर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4, 5 एंड 6 आ जाएगा। तो ये सारे आपके वैल्यूज हो गए, आप काउंट करके लिख सकते हो कि भाई कितने सोल्यूशंस इसके इंटीग्रल सोल्यूशंस है। सो आई रियली होप आप सबने ग्राफ समझ लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ आपको और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बता देता हूं। मैंने पिछले 4-5 साल के पेपर्स देखे तो उसमें ज्यादातर आपको ये ग्राफ की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप ये ग्राफ करके जाते हो तो आपका ये साल का भी पेपर आराम से, मुझे ऐसा लग रहा है, निकल जाना चाहिए, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो जैसे अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, कि x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन 5। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ग्राफ समझना होगा, व्हाट इज द ग्राफ फॉर x इक्वल टू y। आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन एट 45 डिग्री पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज द ग्राफ फॉर x इक्वल टू y। अब अगर मैं आपको कहूं व्हाट इज द ग्राफ फॉर x लेस देन y, तो याद रखना इसके लेफ्ट साइड का जो रीजन होता है ना, जब भी इनइक्वालिटी होती है तो आपको एक रीजन मिलेगा, जब एक इक्वेशन होता है तो उसका आपको एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे रीजन मिलेगा जिसको मैंने शेड किया है। सिमिलरली अगर x ग्रेटर देन y कहा तो ये तरफ का रीजन आ जाता, लाइन के राइट साइड का रीजन आ जाता। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हमें x लेस देन y देखना था, तो ये मैंने शेड कर दिया है। अब मुझे कहा गया है y इज लेस देन 5, तो हमें पता है कि y इक्वल टू 5 का ग्राफ ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये y इक्वल टू 5 का ग्राफ है। हमें एक और चीज कही है कि x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो हमें पता है y एक्सिस को हम x इक्वल टू 0 कहते हैं। तो आपको ये लाइन के राइट साइड के वैल्यूज देखने हैं। तो इफेक्टिवली आपका ग्राफ क्या हो गया, तो वो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। कैट में सीधे सीधे आपको ऐसी एक इनइक्वालिटी दे देंगे और उसका एरिया फाइंड करने को पूछेंगे, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट 5 होगा, ये पॉइंट आपका 0.5 होगा, और ये पॉइंट आपका 0.0 हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो ये 5/5 का एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया 12.5 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हम देख लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया। अब दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं। जैसे हमें मोड ऑफ x लेस देन मोड ऑफ y का ग्राफ देखना है। इनफैक्ट 2021 या 2020 में ही इसका क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको ग्राफ से एरिया निकालना था और उसमें मॉड्यूलस का ग्राफ था। ठीक है, तो मोड ऑफ x लेस देन मोड ऑफ y करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो मोड ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ y का ग्राफ समझ लेते। इनफैक्ट आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, इट विल बी अ क्रॉस, सिंपल। So this is the graph for mode of x equal to mode of y. अब अगर मुझे mode of x greater than mode of y अगर मुझे फाइंड करना है, तो याद रखना ये रीजन आ जाएगा, जिसमें सॉरी mode of x greater than mode of y है, तो ये रीजन आ जाएगा। यहाँ पे आपका mode of x greater than mode of y होता है, पर मुझे क्या चाहिए, mode of x less than mode of y, तो बाकी का जो रीजन है वो आ जाएगा। So this is that region जो इसको रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रीन कलर का जो मैंने शेड किया है। सो आई रियली होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। कैट में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो आपको ये एक इनइक्वालिटी दे देंगे और फिर आपको कहेंगे y इक्वल टू 5 एंड या फिर यहाँ पे लिख देंगे विच इज लेस देन 5, ऐसा लिख देंगे। मतलब मोड ऑफ y इज लेस देन 5, तो कहने से y शुड बी बिटवीन 5 एंड -5, तो y इक्वल टू 5 की लाइन ड्रॉ कर दो, y इक्वल टू -5 की लाइन ड्रॉ कर दो, फिर से आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो दो राइट एंगल ट्राइंगल है वो पूरा मिलके एक स्क्वायर बना देंगे। तो आप इस तरीके से स्मार्टली कैलकुलेट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक और ग्राफ ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इक्वल टू 5 का। तो दोस्तों इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो इसका ग्राफ याद रखना सीधे सीधे आप एक स्क्वायर बना दोगे, ऐसा वाला स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कैसे आया, तो अगर इसको समझना है तो बड़ा आसान है। अगर मैं x0 लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मोड ऑफ y इक्वल टू 5, तो मतलब y इक्वल टू प्लस और माइनस 5 मिलेगा। जब x0 है तो आपका y 5 होगा या -5 होगा। सिमिलरली अगर मैं y को 0 कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मोड ऑफ x इक्वल टू 5, दैट इज x इज इक्वल टू 5 और -5, तो ये -5 हो गया, ये +5 हो गया। सो बेसिकली मुझे एक स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे, और ये स्क्वायर के डायमेंशंस क्या होंगे, काफी लोग इसमें गलती करते हैं, वो ये स्क्वायर की साइड 5 समझ लेते हैं और एरिया 25 बता देते हैं, वो गलत है। दोस्तों एक चीज समझो, ये 0 है, ये 5 है, सो ये डायगोनल जो है ना वो 10 का है, मतलब ये जो साइड है आपकी 5√2 की है, तो ये आपका स्क्वायर का जो साइड है वो 5√2 बाई 5√2 का है, ये चीज का ध्यान रखना।
और एक आखिरी ग्राफ देख लेते हैं दोस्तों। जैसे अगर सपोज आपको ऐसा कुछ ग्राफ आया, इनफैक्ट ऐसा कोई भी ग्राफ आता है, जो पॉइंट मैं अभी बताने जा रहा हूं उससे आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे दे दिया मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई इज लेस देन 1, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। मोड ऑफ एक्स लेस देन मोड ऑफ वाई प्लस 1, ठीक है। बट ये भी मुझे कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये इनइक्वालिटी को हटा देता हूँ, मैं इसको इक्वेशन समझ लेता हूँ, ठीक है। सो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई इक्वल टू 1 का। पहले इसका ग्राफ समझ लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि भाई लेस देन 1 रखना है तो कौन सा जोन लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि अगर मैं y 0 लेता हूं तो मेरा x का वैल्यू कितना आएगा, तो कैन आई से मोड ऑफ x विल बी इक्वल टू 1, दैट इज x विल बी 1 और -1। तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा 1 का, ये है -1 का। जब आपका y 0 है तो x विल बी 1 और -1, तो मैंने x एक्सिस पे 2 पॉइंट रख दिए। सिमिलरली अगर मैं y 1 लेता हूं तो मेरा x का वैल्यू कितना आएगा, तो कहना से मोड ऑफ x विल कम आउट टू बी 2। अगर मैंने y 1 ले लिया तो मोड ऑफ x विल कम आउट टू बी 2, दैट मींस x विल बी +2 और इट विल बी -2। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सिमिलरली अगर मैंने x -1 ले लिया, सॉरी y -1 ले लिया, तो भी कहना से x विल बी वंस अगेन 2 और -2। थोड़ा सा सोचो, इसमें y की जगह पे -1 रख दो तो आपको यही चीज मिलेगी कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू 2, दैट इज x इक्वल टू 2 और -2। तो अब अगर आप प्लॉट करते हो तो इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। इसी तरीके से आगे वैल्यू लेके प्लॉट करते हो तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये मेरा ग्राफ बन गया किसका, मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई इक्वल टू 1 का। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई लेस देन 1। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूं। सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट क्या होगा देख के ही पता चल रहा है, ये पॉइंट है 1 2। इसकी वैल्यू इसमें डाल दो और फिर चेक करो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको पता चलेगा यस बिल्कुल कर रहा है। ये आएगा 1 -2 विच इज इक्वल टू -1 एंड डेफिनेटली -1 इज लेस देन 1। तो गाइज ये जो हमारा जोन है ना, ये रीजन वो इसका ग्राफ हो गया, इनफैक्ट इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये जोन भी आ जाएगा, राइट। तो ये जो मैंने शेड किया है दैट इज द ग्राफ फॉर दिस इनइक्वालिटी। आई रियली होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और मैं इसका एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको जो कैट में आया हुआ है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा सोच के ग्राफ उधर ही फिगर आउट कर सकते हो। इवन इफ यू आर स्पेंडिंग से 1.5 मिनट, ट्रस्ट मी जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो काफी आसान होते हैं। इसका मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये ग्राफ आपने समझ लिया तो आप बड़ी आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, लाइक करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि काफी मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने के लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है तो मैंने लेट नाइट बैठ के ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो ओनली थिंग दैट आई एक्सपेक्ट इज लाइक एंड शेयर, और जरूर से मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो से फायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। एक आखिरी चीज मैं बता दूंगा आपको कि एल्जेब्रिक फॉर्मूले याद कर लेना दोस्तों। काफी लोग इसको हल्के में लेते हैं, a प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि अगर a रेस टू n है एंड प्लस b रेस टू n है, बीच में प्लस की साइन है, पावर इवन होती है तो उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट ये दो फॉर्मूले भी याद कर लेना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। एक और चीज याद रख लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं 35 का क्यूब माइनस 17 का क्यूब माइनस 18 का क्यूब, सो गाइज ये वैल्यू क्या आएगा, सीधा सीधा आप लिख सकते हो 3 इंटू 35 इंटू माइनस 17, राइट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3abc के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। सीधा आप यहां पे कह सकते हो, क्यों, क्योंकि a प्लस बी, अगर मैं b माइनस 17 लेता हूं प्लस c इज इक्वल टू 0। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? तो आप इसको सीधे सीधे कर सकते हो, राइट। ओके तो गाइज अगर मुझे इसको लिखना है तो ये आ जाएगा 3 इंटू 35 इंटू माइनस 17 इंटू माइनस 18। इन केस इफ यू वांट यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू, ठीक है। ओके चलो, बिफोर वी गो अहेड जस्ट वांट टू क्विकली टेल यू गाइज, अगर आप नेक्स्ट ईयर कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप ओमेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन विच इज ऑफ कोर्स रिकमेंडेबल, तो आप शाह10 कोड यूज करके ज्वाइन करना। अगर आपने कैट क्लियर कर लिया है तो अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को इसके लिए रेकमेंड करना, उनको बोलना शाह10 यूज करके ही ज्वाइन करें सो दैट दे कैन प्रिपेयर अंडर माय गाइडेंस, राइट। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चंस गाइस।
ओके, सो हियर इज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमें सिंपल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर काउंट करने हैं, तो ये वाले क्वेश्चन। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कैट 2020 का स्लॉट 2 का। हमें पूछा है नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस वन। ठीक है, एक तो ये इनइक्वालिटी दे रखी है, पर ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है कि x और y दोनों -20 से बड़े रखने हैं। एंड हमारा इक्वेशन ये है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो गाइस यहाँ पे आप सबने अगर लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको पता होता है कि लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन का एक पैटर्न बन जाता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला इंटीग्रल इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं, तो सबसे पहला वैल्यू मैं x का कौन सा ले सकता हूँ जो इसको सेटिस्फाई करे, आपके माइंड में क्या आता है? तो कैन आई से यहाँ पे मैं x का वैल्यू ले सकता हूँ। अगर मैं x2 ले लेता हूँ तो 2 इंटू टू इज 4, 99 माइनस 4 इज 95। हमें एक ऐसा नंबर राइट साइड में लाना था जो 5 से डिवाइड हो जाए, तो उस केस में y हमारा 19 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या आएगा? तो हमें पता है कि y का जो कोएफिशिएंट होता है उससे x का वैल्यू इंक्रीज होता है, तो x का वैल्यू आपका 5 से इंक्रीज होगा तो नेक्स्ट वैल्यू आपका 7 आ जाएगा। सिमिलरली y का वैल्यू x के कोएफिशिएंट से डिक्रीज होता है, तो ये 2 से डिक्रीज होगा, ये 17 आ जाएगा। और इस तरीके से ये आपका चलता रहेगा। 12 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, एंड सो एंड सो फोर्थ, ये चलता रहेगा। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा? तो कैन आई से हम y की वैल्यू हमें -20 से बड़ी लेनी है, और ये मैं क्या लिख रहा हूँ 19, 17, 15, 13, तो कहने से ये सारे ऑड नंबर लिख रहे हैं, तो ये -19 तक जाएगा। राइट, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमारे टोटल सोल्यूशंस कितने आएंगे? राइट, तो दोस्तों कैन आई से नंबर लाइन पे देखो आप, -19, -17, ऐसा करते करते -1 तक आप जा रहे हो, फिर 1, 3, ऐसा करते करते आप 19 तक जा रहे हो। तो कैन आई से दिस आर 10 ऑड नंबर्स एंड दिस आर 10 नेगेटिव ऑड नंबर्स। तो टोटल कितने सोल्यूशंस हो गए? 20। बट क्या हमारा आंसर 20 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें x को y से ग्रेटर देन या इक्वल टू रखना है। कैन आई से ये पहले जो 3 सोल्यूशन है उसमें x लेस देन y है, तो हमें यहां से आगे के सोल्यूशन लेने होंगे। समझ में आया? तो ये 3 सोल्यूशन आपको निकाल देने हैं। सो 20 minus 3, that is 17, is your answer for this question. So I really hope you all have understood this. Have you all understood, guys? Right, so let's take one more question. एंड सी एल्जेब्रा इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आप अगर आपने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, अगर आप थिंकर हो, आप सोचते हो, तो आपने अगर ये वीडियो भी देख लिया, ट्रस्ट मी आप कुछ तो एल्जेब्रा के क्वेश्चन करके आ जाओगे, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल तो क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा हैवी फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें रूट्स कोएफिशिएंट हमने याद कर लिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं अगर याद नहीं भी करते हो आप उधर भी ड्रॉ कर सकते हो, और अल्टीमेटली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, x and y are non-negative integers such that x plus 9 equal to z, y plus 1 equal to z, and so on and so forth. And we are asked to find out maximum possible value of 2x plus y. ठीक है, और ये है वंस अगेन कैट 2020 स्लॉट 2 का। तो गाइस कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू z माइनस 9। सिमिलरली कैन आई से y इज इक्वल टू z माइनस 1। तो ये x और y का वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, तो x की जगह पे मैं रख दूंगा z माइनस 9। सिमिलरली y की जगह पे मैं रख देता हूँ z माइनस 1 शुड बी लेस देन z प्लस 5। तो एक z तो आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, -9 -1 -10 added to 5, so you will get z less than 15. Isn't that very simple? अब हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। मतलब कैन आई से हमें x का भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, y का भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और x और y किस पे डिपेंड करते हैं? z पे। तो मैं z का सबसे बड़ा वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 14। तो यहाँ पे अगर मैंने z 14 ले लिया तो x मेरा कितना आ जाएगा? तो x मेरा आ जाएगा 5। आर गेटिंग दिस पॉइंट? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे z 14 ले लेता हूँ तो y मेरा कितना आ जाएगा? 13। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 into 5 plus 13, which is nothing but 23. As simple as this. And this is the exact reason I was talking about कि अगर आपको 99 परसेंटाइल क्रॉस करना है, एल्जीब्रा के बिना नैया पार नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जो 30 सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, हम आगे भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। राइट, एरिथमेटिक के अंदर अगर आप देखोगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया या फिर आपका बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आया, रेयरली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एकदम से 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए।
मतलब यस कुछ शॉर्टकट वगैरह आप यूज भी करते हो तो भी आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 60-70 सेकंड चले जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन में आपके 2 मिनट तक का टाइम चला जाता है। लेकिन अलजेब्रा के अंदर आप आसानी से काफी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये कैसा क्वेश्चन है पता है, जिसमें आपको रीअरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल करना है, और इसको अगर ये वैरायटी अगर आपने सॉल्व कर ली तो कैट के पिछले 5 साल के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो जो इस वैरायटी पे आए हैं। ठीक है, अब ऑफ कोर्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट अलग तरीके से लिखे होंगे, बट अल्टीमेटली उसमें रीअरेंजमेंट करके कोई एक वेरिएबल के फॉर्म में ले आना है। तो जैसे यहाँ पे मुझे जो दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/8, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/x इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/y। आई एम श्योर यू वुड ऑल अग्री। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा y माइनस 8 अपॉन 8y। तो अगर 1/x ये है तो x क्या हो जाएगा 8y अपॉन y माइनस 8। ठीक है, अब जब भी ऐसा आपका डिनोमीटर में कोई एक्सप्रेशन होता है y माइनस 8 या समथिंग, तो आप डिनोमीटर को कैंसल ऑफ करने की कोशिश करोगे। यू डोंट वांट न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर बोथ टू हैव वेरिएबल। द सिंपल थिंग इज कि x तो मेरा लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में मेरा न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों में वेरिएबल है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थिंकिंग करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि 8y को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 8y माइनस 64 प्लस 64, ठीक है, डिवाइड बाई y माइनस 8। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 8y माइनस 64 डिवाइड बाई y माइनस 8 प्लस 64 डिवाइड बाई y माइनस 8 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से 8 कॉमन फैक्टर लेता हूँ तो क्या बचेगा, y माइनस 8 बचेगा, वो इसके साथ में कैंसिल हो गया। तो बेसिकली आपका ये पार्ट क्या आ गया, ये आ गया 8 प्लस 64 अपॉन y माइनस 8। किनाई से हमने न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों में वेरिएबल नहीं रखा, अब सिर्फ मेरा डिनोमीटर में वेरिएबल है। ये तो एक कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज रहेगा। हमें सिर्फ यहाँ पे y की अलग अलग वैल्यू ट्राई करनी है और उसके लिए हमें x की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। हमें ये कहा गया है कि हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि अगर x की वैल्यू 1 लेते हो, y की वैल्यू 2 लेते हो तो ये एक हो गया। अगर x की वैल्यू आप 2 ले सकते हो और y की वैल्यू 1 मिलती है तो ये दूसरा पेयर हो गया। ठीक है, तो ये एक चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो दोस्तों देख के ही पता चल जाएगा कि 64 के जितने फैक्टर्स होंगे उतनी अलग अलग वैल्यू आप y की ले पाओगे। जैसे मैं y की वैल्यू 9 लेता हूं तो 9 माइनस 8 1 आएगा, 64 डिवाइड बाई 1, y की वैल्यू 9 ली तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 64 डिवाइड बाई 1 दैट इज 64 प्लस 8 72 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 10 लेता हूं तो 10 माइनस 8 इज 2, 64 डिवाइड बाई 2 इज 32, 32 प्लस 8 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 लिया तो ये 40 आ जाएगा। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू ला सकता हूँ, मैं y माइनस 8 जो है उसकी 1 2 4 8 अप टू 64 जितने भी फैक्टर्स है उतनी वैल्यू ला सकता हूँ। कितने फैक्टर्स है 64 के, 7 फैक्टर्स है, तो हमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 7 सोल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का कोई मतलब ही नहीं है, आपको फ्लिप नहीं हो रहे हैं पेयर्स। तो ये काफी आसान क्वेश्चन हो गया, ये वैरायटी को अच्छे से समझ लेना। और आपके सामने अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, एक तरफ x कर दो एक तरफ y कर दो, ध्यान रखो न्यूमरेटर डिनोमीटर दोनों में y नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरीके से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसको रीअरेंज करो। तो इसीलिए मैंने इस वैरायटी को कहा है रीअरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल। लेट्स सी ऐसे और कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको नंबर क्वेश्चन भी कह सकते हो। और ये क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट्स 40 सेकंड्स में सॉल्व कर देते हैं। वंस अगेन दिस इज फ्रॉम कैट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं n² माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 105। और हमें कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स m और n के वैल्यूज हमें देखने हैं। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं n प्लस m इंटू n माइनस m विच इज इक्वल टू 105, राइट। अब यहाँ पे एक नंबर प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होगी कि दो नंबर का समेशन अगर ऑड है तो उसका डिफरेंस भी ऑड होगा, दो नंबर का समेशन अगर इवन है तो उसका डिफरेंस भी इवन होगा, ये याद रखना होगा। 105 एक ऑड नंबर है तो कभी भी इसका मतलब आप बाइफरकेट करोगे, उसको दो फैक्टर में डिवाइड करोगे, स्प्लिट करोगे, तो वो कभी इवन नहीं आ सकते। तो यहाँ पे 105 को आप कितने वेज में लिख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट 105 आ जाए। सो कैन आई से एक तो हो जाएगा 105 इंटू 1, तो डेफिनेटली n प्लस एम 105 हो गया, n माइनस एम 1 हो गया, तो n और m का आपको एक पेयर मिलेगा। सिमिलरली आप लिख सकते हो 35 इंटू 3, आप लिख सकते हो 21 इंटू 5, आप लिख सकते हो 15 इंटू 7। अगर इसमें से कोई भी एक आपने मिस किया, आपका ये पूरा करा कराया पानी में चला जाएगा। और यही चीज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ में होती है कि अगर टेबल्स ठीक नहीं है या फिर जल्दबाजी में वो 35 भूल जाएंगे या 21 लेना भूल जाएंगे
और यहाँ पे आंसर लिख देंगे 3, बट आंसर क्या आना चाहिए इसका? 4 आना चाहिए. So I really hope you have understood, and please be careful about this points because I really wish that you score 99 percentile. Okay, चलो एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट करना है या फैक्टर कैंसिल ऑफ करना है. तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. इनफैक्ट यहाँ पे रीअरेंजमेंट जैसा कुछ है ही नहीं, सिंपल फैक्टर कैंसिल ऑफ करना है. एन स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12, तो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? n प्लस 4 इंटू एन प्लस 3. सिमिलरली एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 12, तो ये फैक्टराइज कैसे होगा? n माइनस 4 इंटू एन प्लस 3. ठीक है, और ये तो कैंसिल हो गया. हमें चाहिए ये एक पॉजिटिव इंटीजर, ये हमें एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए. लार्जेस्ट पॉसिबल हमें कहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर. लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है. मैं क्यों फाइंड करूंगा? ऑप्शन हमारे सामने है. सबसे बड़े वैल्यू से शुरू करते हैं, 16. अगर मैं n का वैल्यू 16 लेता हूं तो 16 प्लस 4 कितना आएगा? 20. डिवाइड बाई 16 माइनस 4 कितना आएगा? 12. क्या ये इंटीजर आएगा? नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन चला गया. 12 ले लेते हैं तो n प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना होगा? 16. 12 माइनस 4 कितना आएगा? 8. इंटीजर मिल गया. टिक कर दो आंसर, आगे बढ़ो. कैट 2019 स्लॉट 2. कैन यू सी दिस? कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं अलजेब्रा से, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ना. आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अलजेब्रा के करके आओ, ठीक है? एरिथमेटिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, एरिथमेटिक से तो करना ही करना है. अलजेब्रा के क्वेश्चन भी मत छोड़ना, ठीक है? राइट, चलो अभी हम लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम वैरायटी. और मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो शायद थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट? बाकी तो ईजी वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने शार्पनर एंड पेंसिल वाला देखा होगा कैट का, काफ़ी ईजी था. बट ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो समझ लेते हैं, ठीक है? सो अ शॉप ओनर बॉट अ टोटल ऑफ 64 shirts from a wholesale market that came in 2 sizes, small and large. So we are talking about 2 shirt size, small and large. Please understand the small and large are shirt sizes. If you are thinking something else, stop your mind and come back. Right. Price of a small shirt was INR 50. ठीक है, that is rupees 50, है ना? 50 less than that of large shirt. Okay, trust me, small and large has changed my mind. Okay, anyways guys, jokes apart, so let me just write down number of shirts and the cost of the shirt. Okay, let's assume the number of shirts are A and B. Okay, and the cost of shirt is X and Y. Okay, don't try to make equations for such question because otherwise you will just get lost. Okay, it may end up you may end up spending so much time, so don't do it, just follow the approach. So here what will be the total spending? So she paid a total of 5,000 rupees for large shirt, that is my B into Y is 5,000. Okay, this product of number of shirts, that is quantity into price, is 5,000. And yeah, a total of 1,800 for small shirts. Okay, so this is 1,800, right? Okay, then the price of large shirt and a small shirt together is how much? Okay, now guys, what additional data do we have? I know that he bought a total of 64 shirts. So can I say sum of these two numbers, A plus B, is 64? Similarly, we are told that the price of small shirt was 50 less than that of large shirt. That means, can I say Y minus X is 50, right? And what do we need to find out, guys? We need to find out the price of a large shirt and a small shirt together. So can I say we need to find out value of Y plus X? Isn't this very simple? Right, we need to find out Y plus X. Okay, now I'll not plug in all these values in this and I'll not solve it in the conventional way, right? Because I don't have that much time. If I want to do that way, I'll rather look for some other questions. I'll not get into this. But guys, see, please understand, I mean, the price of shirt can definitely be 37.5 rupees. It can be anything. But still, the numbers that I have, 1,800, 5,000, 64 and all, I feel that the price of the shirt should be integer value. It should be something like, say, 120 and 180 or 150, 200, something like that. Okay, with the difference of 50. Now, please understand, Y minus X is 50. That is an even number. So, can I say Y plus X? If we assume that the prices of shirts are even, which is more convenient for us, so can I say Y plus X should also be an even number? So, which even number do we have? We have just two even numbers. So, let's try with the first number. It will take about 20 to 30 seconds for you to verify whether 150 or not. Then again 20-30 seconds to verify for 200. In case if you feel that 200 and 150 are not working,
guys, then definitely, since you have gone so much ahead, you can try for 175 and 225, but definitely it will take some more time, but most likely it won't happen in CAT exam. So let's see what happens over here, whether it works or not. So if I take this summation, that is y plus x is 150. So can I say I'll get, if I just add these two equation, I'll get y as straight away 100. So if y is 100, correct, so what will be x in that case? So if y is 100, x will be 50. Now let's see whether it gels with our given conditions or not. So if y is 100, can I say b has to be 50? If b is 50, we know a plus b is 64, so a has to be 14, and x we have got 50. So is 14 into 50 equal to 1800? No. So can I say this option is not correct? So let's straight away try for other option. It took me 30 seconds, not more than that, right? Okay. Once again, guys, as I said, this question is slightly on the challenging side, right? I mean, most of the people would put it under moderate or difficult category, right? And we are solving that level of question. So let's try for 200. If I take y plus x as 200, let's see what happens. So if I add these two equations, once again, straight away, I'll get 2y equal to 250. So y will come out to be 125. If y is 125, so x will come out to be 75, 50 less than that. Now, if I take y as 125, what multiplied with 125 will give me 50,000? Can I say it should be 40? Yes, 40 into 125. 125 fours are 500. So into 40 is 5,000. So if this is 40, this has to be 24. And price of X, this small shirt has come out to be 75. Is 24 into 75 1800? Yes, we got the answer. Have you understood this? So yes, please try to use this kind of approach, especially when you come across complicated worded problem. Okay, don't go ahead with conventional method of solving equation per equation. Don't do it. Okay, fine. Let's take one more question now. This is from modulus. This is based on modulus inequality, straight away from recent CAT paper. Okay, so here it says that number of integers n that satisfy this inequality. Okay, I've drawn a number line for your understanding. Now guys, let's take one at a time, one by one. So first we are saying that mode of n minus 60, just look at this part, forget about this part. Mode of n minus 60 should be less than mode of n minus 100. Okay, there are two critical points, 60 and 100. What if I take n as exactly 80? So can I say 80 is exactly 20 units away from 60 and 80 is 20 units away from 100? Modulus indicates distance, isn't that? I'm sure all of you understand this. So we want to keep this distance less than this distance, while here both the distance are coming out to be equal. So can I say I'll have to shift my n towards this side? For example, if I take n as 79, so can I say this distance will become 19 and this distance will become 21? Isn't that? Yes, so it will satisfy this inequality. So what I'm trying to tell you is any value of n less than 80 will satisfy this part. So this is the first part of the question. It took us 30 seconds to understand, even less than that if you are good at inequality, modulus particularly. Now let's look at this part. There are two critical points, 100 and 20. Okay, in modulus we call critical points, by the way. So this is 100, this is 20, which is the center number 60. Okay, so if I take my n over here as 60, can I say distance from 100 is also 40 and distance from 20 is also 40, while what we need to do is we need to keep distance from 100 less and distance from 20 more. So should I shift my n towards this? Yes. So I'll get this thing, okay, n should be greater than 60. That's it, guys. We got two conditions. So n should be between 80 and 60. So the possible values are 61, 62 up to 79. There are 19 values and the question is solved. You know, it's fun, guys, when you're solving algebra question and if they are asking this kind of question, it's fun, honestly. I mean, it will actually help you relax during the paper if you are able to solve such questions. Okay? Right. Okay. Let's look at this question. Once again, CAT 2021 question. Nice, beautiful question. Okay? Right. If R is a constant such that mode of this one is equal to R, has exactly three distinct real roots. क्वाड्रेटिक में हमने दो रूट्स देखे थे, एक रूट देखा है, जीरो देखा है, या तीन रूट कैसे आएंगे? तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक के साथ में मॉड्यूलस है. आपको एक चीज पता होगी कि अगर मैं कहता हूं मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, तो एक्स विल बी इक्वल टू आर और एक्स विल बी इक्वल टू माइनस आर. दो चीजें होती है, ठीक है ना? तो सिमिलरली कैन आई से
Mode of this one is equal to r, so I can say the first possibility is x square minus 4x minus 13 is equal to r, or x square minus 4x minus 13 is equal to minus r, right? So if you just want to simplify, so you can write down x, this minus r equal to 0, and here you can write down plus r equal to 0, correct? Now guys, we need to get three roots. How can we get three roots? Can I say the only possible way is if one of this is a perfect square equation, so you will get just one value of x, and another has two different roots, so you will get two different roots over there. So 2 plus 1 3. So basically we need to find a value of x such that one of this equation becomes a perfect square. Okay, now definitely in the perfect square term, last term cannot be negative, so we will just look for this, right? We will look for this. Okay, so let's see what value shall I take. So can I say if I take r as 17, so this part, if I take r as 17, so minus 13 minus 17 will never be positive, but if I take r as 17 over here, this will become plus 4, so x square minus 4x plus 4 equal to 0. Okay, so I can say there will be just one root over here, and if I take r as 17 over here, so I'll get x square minus 4x minus 30 is equal to 0, and if you check the delta is greater than 0, so you are going to get two different roots, so total you have got three roots. We are done. So we just have to find out the value of r which will make one of the equation as a perfect square equation. That's it. Once again a 30-second question, right? So please solve such questions in CAT exam and even in other exams, ZAT and all. This video will definitely be helpful even if you are preparing for IPMAT or ZAT or other exams. Okay, right, for SNAP and CMAT and all, this is way above them. Okay, right, chalo. The number of solutions to the equation is how much? Once again guys, we need to use this concept. Mode of x is equal to x if x is greater than 0. Mode of x is equal to minus x if x is less than 0. So there will be two cases. First, let me assume that x is greater than 0. So this mode of x will become x. This x will get cancelled off with this one. So I'll get 6x square plus 1 equal to 5x. Or I'll get 6x square minus 5x plus 1 equal to 0. Straight away you will get two factors. You will get two solutions. You will get two roots. So here we got two roots. Okay, we don't need to solve them because our question is number of solutions. We don't need to find the exact value. Don't waste your time in that. Similarly guys, let me use different color. We have been using the same yellow color for some time, right? Late night effects. Okay, by the way, let me just tell you guys, I'm thinking to vlog today. Okay, so because it's 3 a.m. right now. Okay, it's almost 3 a.m. and I'm making this video. So I thought why not to share with you what I do when it happens so late, right? Because there'll be no food availability at home, so I'll be going to a place where I'll be having some chai and pohe. So I'll create a video and I'll post it. Just to watch it and let me know how did you find, right? Is it similar to your life? I'll try to live your life for one day. Okay guys, so x less than 0, if we assume x less than 0, so we know this is going to be minus x. Okay, so minus x will get cancelled off with this one, but it will also make this one as minus, right? Okay, so I'll get 6x square plus minus 5x plus 1 equal to 0. And can I say once again you are going to get two roots over here. You don't need to find it easily. You can factorize. There will be minus 2x minus 3x and so on and so forth. So you will get two roots over here. So we have got total 4 roots. Okay, so is our answer 4? No. And this is the common mistake. Once again, see, they have kept this question a theta question. The answer is 5. And if you are smart enough, you will figure out okay, x equal to 0 will also satisfy both sides, because left hand side and right hand side both will be equal to 0. Most of the students in CAT exam forget to consider that x equal to 0 as one of the solution, and they write down 4 as the answer, but it's actually 5. Okay, so please be careful with such small points. Right, okay guys, let's take one more question. Now this is based on quadratic modulus. Again I feel an easy question. See, CAT में मतलब सारे easy question आए, ऐसा लग रहा है. Of course मैंने 2-3 जो complicated question आए थे वो नहीं लिए हैं, लेकिन अगर मैंने 10 question देखे तो उसमें सिर्फ 2 question ऐसे थे जो मुझे लगा कि यार ये वीडियो में इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी उसको एग्जाम में सॉल्व नहीं करोगे.
बाकी के 8 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, सो गाइज यहाँ पे द प्रोडक्ट हैज डिस्टिंक्ट रूट्स, ओके, the product of distinct roots of this equation, once again a modulus quadratic equation. So we'll apply that rule कि x square minus x minus 6 is equal to x plus 2, or x square minus x minus 6 is equal to minus of x plus 2. Isn't that? We know this thing, this rule now. Okay, so guys, if I simplify this, what will I get? X square minus 2x minus 8 is equal to 0. And can I say I'll get two values over here? This will be splitted as minus 4 and 2 divided by minus 1. So my roots will be 4 and minus 2. Similarly, if I try for this, so I'll get x square is equal to, just a moment, this will be, yeah, correct. So this will straight away come down to be x square equal to 4. So once again you will get x equal to 2 or minus 2. So guys, what are the different values of x that I am getting? Can I say I am getting x ka value as 2, minus 2 and 4. What is the product of this? Minus 16. That's your answer. Another 40-50 second question, right? Sure. But yes, let me tell you, nowhere I'm being partial towards easy question or something, guys. We have covered all the possible varieties that you need to be prepared with. Okay, fine. So once again, cat 21 slot 3 question, guys. Now this is going to be slightly tricky, I believe, but there is something that you need to understand over here. Okay, so here there is one modulus equation where y is in the modulus, there is another modulus equation where x is in the modulus. So when x and y both are in modulus, you will have to create 4 conditions. Which are those 4 conditions? First, x greater than 0 and y greater than 0. Then second condition, x greater than 0 but y less than 0. Then third condition, x less than 0 and y greater than 0. And fourth condition, x less than 0 and y less than 0. Now you might feel that this question, it has 4 possibilities, we'll have to solve 4 equations or what? No. Why no? Because if you look at, we are asked to find out value of x plus 2y and they have given definite answers. So can I say there can't be multiple values of x and y in different cases? Though there are 4 different cases, I'm sure only one of them will be valid, and the moment we get one valid case, the moment we get one valid pair of values of x and y, we are done. We don't need to check further, right? For example, if I take case 1, okay, if I take case 1, so in case 1, x is greater than 0, y is greater than 0. So once again the same condition, mod of x will be equal to x if x is greater than 0. Similarly, mod of y will be equal to y if y is greater than 0. So guys, in this, keep mod of y as y, and in this one keep mod of x as x. So can I say this is 3x plus 2y plus y? So this equation will become 3x plus 3y is equal to 7, and this equation will become 2x plus 3y, 2x plus 3y equal to 1, right? Straight away let me subtract this. So what will I get? I'll get x equal to 6. Now if I plug in this value of x in one of this, so say let's put it over here. So 2 into 6 is 12, 1 minus 12 is minus 11. So your y will come out to be minus 11 by 3. While according to our condition, x and y both should be greater than 0, while here y is coming out to be negative. So this is not possible, right? So this case is eliminated. Let's look at the second case. Now here we are taking x greater than 0. So can I say this is the same condition where we had taken x greater than 0? So just copy paste this, cut, copy, paste. Okay, this is as it is, but this will be changed because we have taken y less than 0. So when y is less than 0, this will become minus 2y. So 3x minus 2y plus y is actually 3x minus y equal to 7. Okay, let's multiply this equation by the first equation by 3. So we will get 9x minus 3y equal to 21. Let's add them. So 3y got cancelled off. So I got 11x equal to 22, or I got x equal to 2. Let me plug in this value of x over here. So what will I get over here? So I'll get 2 into 2, 4. 1 minus 4 is minus 3, 3y equal to minus 3, so y will come out to be minus 1. Yes, can I say this satisfies? X is positive, y is negative, we are done. We don't need to check anything further. So we need to find out value of x plus 2y. So x is 2 plus 2 into minus 1, this is going to be 0. आंसर टिक करो, आगे बढ़ो, ये दोनों को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डेफिनेट आंसर आएगा. अब इसमें एक वैरायटी ऐसी भी आती है जिसमें आपको कहेगा ईदर ए और बी,
या कुछ अलग तरीके से पूछेंगे जिसमें या फिर कहेंगे कि सारे पॉसिबल वैल्यू का समेशन बताओ, तो आपको ये केस भी चेक करना पड़ेगा, ये केस भी चेक करना पड़ेगा, फिर ये सोल्यूशन सबका समेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज हाउ यू कैन क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, so guys, let's look at this question now. This is 12th question. Okay, so we have solved 11 questions by the way, and just want to once again tell you guys, in case if you are preparing for if you want to prepare under my guidance with Unacademy subscription, don't forget to use it, code SHAR10, and don't forget to like and share this video. Keep learning guys. So अब यहाँ पे हमें क्या किया है, कंसिडर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x square minus xy minus x equal to 22, y square minus xy plus y equal to 34, x greater than y, x is given as greater than y, and x minus y is equal to. Now guys, this is a tricky question, ठीक है, though I'll solve it, but I'm not saying कि this is something that's very common. मतलब sometimes you may get thought about such questions, sometimes you may not get, and you will have to move on. So you can spend 30 seconds, you can try to see कि how am I going to solve this question. If you're not getting any thought, just leave it. It may be possible that the moment you come out of exam hall and if you relook at this question, you may get that thought, and that's how our brain works. You will have to appreciate that. Okay, so guys, in this one what I'll do is, since I need to find out x minus y, I can clearly see there is minus xy over here, there is minus xy over here. So let me just add these two equations straight away. So this will become, if I add these two equations, what will be the result? It will be x square minus 2xy plus y square minus x plus y equal to 22 plus 34, 56, right? So this is going to become x minus y whole square minus x minus y equal to 56. Let me just replace x minus y with say p. So this will become p square minus p minus 56 equal to 0, and you can easily make out that this will be minus 8, the roots, this is minus 8 and 7 divided by minus 1, so I'll get p as 8 or minus 7. Now what is p? P is nothing but x minus y. We know x is greater than y, so x minus y has to be greater than 0, so definitely x minus y has to be 8. That's our answer. But if you didn't get this thought of adding this to equation, probably you may end up doing lots of trial and error. So it completely depends upon the situation, okay, whether to do it or not, right? Sure. Let's take one more question guys. Minimum possible value of the sum of squares of the roots of equation. Very common variety guys. Please make sure that you are not leaving any such question. It's a nice question asked in different ways. What you need to understand is sum of the roots is say the roots are p and q. These are the roots. Okay, हर बार alpha beta क्या लेना, p और q को भी chance देते हैं. So what will be sum of the roots p plus q? It's minus b by a, that is minus of a plus 3. What will be product of the roots? It will be equal to c by a, that is minus of a plus 5. And we need to find out sum of square of roots, that is p square plus q square, which is nothing but p plus q whole square minus 2pq. Isn't that? We have all the values ready over here, so it will be square of this one. तो इसका square क्या आ जाएगा? तो can I say a square plus 6a plus 9 minus of 2 into minus of a plus 5. So can I say it will become plus a plus 5? Yes or no? So this will become a square, 6a plus 2a plus 8a, 9 plus 5, 4, yeah, 10, sorry. So 10 plus 9, 19. So this will, now we need to find out minimum value of this. So guys, जब भी minimum value find करना आता है, perfect square में convert कर दो. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, let me use different color. A square plus 8a plus 16 plus 3. Now this is nothing but a plus 4 whole square, right? And perfect square का minimum value 0 होता है, तो ये constant term है, वो आपका minimum value हो गया. Answer is option C, right? So I really hope you have understood this. Okay. Don't forget to mention in the comment section guys, कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, मतलब क्या कुछ फायदा हुआ, कुछ स्कोर बढ़ा. आप अभी भी लिख सकते हो, बाद में कैट एग्जाम हो जाए, एक आध क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाता है तो जरूर से आके कमेंट कर देना, ठीक है? ओके, अच्छा लगेगा मुझे. अब आता है ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन, कैट 2020 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन है.
जिसका मैंने ऑलरेडी ग्राफ आपको करवा दिया था. डू यू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ दिस? मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू 1. स्टार्टिंग में हमने ग्राफ किया था. तो अभी मैं ग्राफ सीधा सीधा ड्रॉ कर दूंगा दोस्तों, क्वेश्चन को आसान कर देते हैं. ठीक है, तो ग्राफ आपका कैसा आया था? कुछ ऐसे आया था. थोड़ी ठीक से लाइन ड्रॉ करते हैं. राइट, करेक्ट. और हमारा सोल्यूशन रीजन क्या था? ये वाला हमारा सोल्यूशन रीजन था, याद है ना दोस्तों? यहाँ पे आपका होता है मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1. इसमें इक्वल टू है, लेस देन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. राइट. अच्छा, एक और चीज बताइए कि y इज ग्रेटर देन 0. तो कैन आई से दिस इज y इक्वल टू 0 लाइन? तो हमें इसके ऊपर के वैल्यू लेने हैं, तो अब ये नीचे वाला सोल्यूशन रीजन हमें नहीं देखना है. एंड y इज ऑल्सो लेस देन 1. सो गाइज y लेस देन 1 मतलब क्या हो गया? कैन आई से ये हो गया y इक्वल टू 1, तो लेस देन 1 मतलब हमें सिर्फ ये पार्ट देखना है. तो गाइज हमें ये जो पतेली टाइप शेप बना ना, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं बाय द वे. ये ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, अब मैं ये सब शेडिंग हटा देता हूँ और इसके अंदर अगर मैं झांक के देखता हूं तो मुझे पता चला कि ये एक हाफ स्क्वायर है, ये एक हाफ स्क्वायर है, तो एक फुल स्क्वायर बन गया, प्लस एक और फुल स्क्वायर और एक और फुल स्क्वायर. तो दो और ऐड कर दो, 3 हो गया आपका एरिया. ये हो गया आपका आंसर. डन. राइट. ओके. So guys, I really hope all of you would have understood all the concepts that I mentioned and the varieties that I have explained. Please revisit the concepts that you have learned, and along with that, focus a little more on this question, because you know why it took me so long to prepare this video. It's not that I picked some 10 questions and came up and made a video, right? I mean, you can make out when I just attach the PPT at the last moment, everything will be haywire. But if you look at all my PPTs and all the questions, okay, I'm not boasting about myself, but yes, I want to make a point about the efforts that I'm putting so that you can actually rely upon that. So what I do is I thoroughly analyze the questions and then I understand which is a more frequent variety. Or if I give you this kind of question, that what all concepts will you be able to understand, and based on that I prepare this video. So yeah, that's the only thing. If you want to appreciate my efforts, guys, just spread this code chart, yeah, that would be good. And do let everyone know about the Unacademy subscription, because I'm sure all of you would have taken the Unacademy All India mock test or the Catalyst test if you're a plus user, and you would have seen the quality of questions that we provide, our team provide, right? Okay, so keep learning with us, guys. And the new batches are starting on Unacademy for 2023-2024 every month, right? Even if you are preparing for, say, a CAT exam 2 years down the line, you can still go for next year's batch, because ultimately you will get complete learning twice, right? So don't forget to use this code CHART10 and do let your friends know about that. That's it from this video, guys. One last thing, don't forget to join this Telegram channel so that you can get updates about all my upcoming videos. That's it from my side. Stay tuned for more such videos.